हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और हुक्स लॉ। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द स्पेसिमेन कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। जब आप किसी भी बॉडी पर लोड लगाते हो उस टाइम पे जब आप उस लोड को रिमूव करते हो तो वो बॉडी अपनी पहले की शेप में वापस आ जाती है, उसे ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के द्वारा समझाया जाता है। जैसे ओ ए यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट है, ए यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, और स्ट्रेन है एप्सिलॉन एप्सिलॉन से डिनोट, और स्ट्रेस है सिग्मा वाई। तो यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। या यहाँ पे इधर हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी दर्शाई गई है। प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी प्लस elastic strain energy. If the loading is done beyond elastic limit, then unloading curve will be parallel to the initial stress strain diagram. In case of cycling loading beyond elastic limit, in every cycle certain fraction of strain energy stored in the specimen, which is utilized the plastic deformation, and in the next cycle the yield limit has increased. Such increase in yield limit is known as strain hardening. मतलब जब आप किसी भी बॉडी पर लोड लगाते जाते हो और उसको रिपीट साइकिल में रिपीट करते जाते हो तो उसकी हार्डनिंग इंक्रीज होती जाती है। अब सेकंड टर्म है आपकी प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है दोस्तों? प्रूफ स्ट्रेस वो होती है जब कोई भी मटेरियल जिसकी आपको यील्ड लिमिट आपको डिफाइन नहीं होती है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, 0.2% स्ट्रेन से आपको एक टेंजेंट डालते हैं, और उस टेंजेंट से जो उस कर्व में जो पॉइंट मिलता है उसे वही आपकी उस मटेरियल की यील्ड लिमिट हो जाती है। देखते हैं दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर दोज ductile material which do not represent its actual yield point in testing. Example: aluminum, copper, silver, gold, etc. For those ductile material, offset of 0.2% of plastic strain is taken on strain axis. From this point, a parallel line is drawn. Parallel line is drawn to the Parallel line is drawn to the initial stress strain diagram. The intersection of this line with the stress strain diagram is known as design point, and the stress corresponding to it is known as proof stress. तो उसी को अपन proof stress बोलते हैं। अब रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अब रेजिलेंस इज द स्ट्रेन एनर्जी that can be stored in a given volume of material under elastic limit. प्रूफ इलास्टिक रेजिलेंस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर करते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट तक। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इट्स गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर इट्स इलास्टिक लिमिट, उसको अपन रेजिलेंस बोलते हैं। और प्रूफ रेजिलेंस किसको बोलते हैं? इसकी मैक्सिमम लिमिट तक। प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी that can be stored in a given volume of material up to elastic limit। मतलब कि किसी भी बॉडी पर अपन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं तो उस स्टोर को पर यूनिट वॉल्यूम पे स्टोर करते हैं उसको रेजिलेंस बोलते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे जो स्टोर करते हैं उसको प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। It is equal to the area under load deflection curve up to elastic limit. It means when the रेजिलेंस बिकम्स मैक्सिमम इट इज सेड टू बी प्रूफ रेजिलेंस। जब आपका रेजिलेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको आप प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। तो इसको एरिया ऑफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। पी यहाँ पे आपका लोड है और डी डेल्टा ई यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, तो इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू में पी इंटू में डेल्टा ई, यहाँ पे आपका प्रूफ रेजिलेंस हो गया। और रेजिलेंस यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम वही, और आपकी किसी भी जितनी आपकी एनर्जी स्टोर की गई उसको बोलते हैं। अभी आपका मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर इलास्टिक लिमिट। इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू
लिमिट इलास्टिक लिमिट। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम पर जो एनर्जी आपकी स्टोर्ड हुई उस बॉडी में, उसी को आप मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के डायग्राम पर दिखाया जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन हाफ सिग्मा वाई इंटू में एप्सिलॉन ई, इसको अप टू इलास्टिक लिमिट। द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है। अब आपकी आती है टफनेस। टफनेस क्या होती है आपकी, सेम रेजिलेंस की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है फ्रैक्चर पॉइंट तक इसकी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होती है। इट इज़ द मैक्सिमम स्टेट एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अप टू फ्रैक्चर लिमिट। इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर लिमिट। फ्रैक्चर लिमिट तक आपकी मैक्सिमम स्टेट एनर्जी जितनी स्टोर्ड होगी उसी को आप टफनेस बोलते हो। ये इसका डायग्राम है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, टफनेस अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक। अब आता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन a unit volume of material under fracture limit. It is equal to the area under stress strain curve। वही सेम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की तरह मॉडुलस ऑफ टफनेस, इसमें वही मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर फ्रैक्चर लिमिट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के द्वारा बताया जाता है। अब क्रीप क्या होता है, क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन अ कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड अंडर इलास्टिक लिमिट आफ्टर long passage of time। creep depends on many factors like time, temperature, magnitude of load etc. When the temperature becomes the half of melting point the creep is becomes intolerable। such temperature is known as होमोलोगस टेम्परेचर। मतलब कि क्रीप क्या होती है, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है जो डेड लोड के कारण स्ट्रक्चर पे आती है, और ये टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। और इसको वो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट से हाफ हो जाता है उसको आप होमोलोगस टेम्परेचर बोलते हो। ये इसका डायग्राम है। अब आपका आता है फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग इज द प्रोग्रेसिव और लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर फेलियर, structure damage that occurs due to cyclic or reverse cyclic loading। In case of cyclic loading, due to fast rate of loading in each and every cycle, certain fraction of strain energy stored in the specimen after large number of cycle, when the total accumulated strain energy becomes equal to or more than the modulus of toughness, the specimen फेल्स। सच टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज फटीग। मतलब कि जब आप उसको साइक्लिक टाइम पर स्ट्रक्चरल डैमेज जब तक नहीं हो जाता है उसको फटीग बोलते हैं। रिवर्स साइक्लिक टाइम तक आप उसको लोड को रिपीट नहीं करोगे। अब इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है आपकी, इट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्पेसिमेन विल नॉट फेल आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल। मतलब कि जब आप किसी भी बॉडी पर लोड लगा रहे हो तो उस ये वो लिमिट है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपका लोड कितनी बार अप्लाई करो तो उसमें वो फेल नहीं होगा कितनी भी नंबर ऑफ साइकिल के द्वारा। इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग द डिजाइन स्ट्रेस इज द एंड्योरेंस लिमिट। अब आता है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है दोस्तों, हुक्स लॉ के पहले इसके अजम्पशन क्या क्या लेते हैं। अजम्पशन पहले आपका मटेरियल आपका इलास्टिक होना चाहिए, मटेरियल आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज आर सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब किसी एक पॉइंट पर आपकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। इट मीन्स प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि होमोजेनियस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, और आइसोट्रोपिक क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। समझ में आया होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर लीनियर लिमिट। ठीक है, अंडर लीनियर लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, तो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपने आप क्या करते हैं, एक इलास्टिक कांस्टेंट लेते हैं ई, इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। अब आता है ऐसे शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। टो प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस को टो से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट करते हैं। टो इज इक्वल टू जी फाई, यहाँ जी क्या है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। अब ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि आप किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उसे आप प्रोपोर्शनल, उसे आप ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइक वुड। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल टू डिफाइन इट completely we need the independent elastic constant. For orthotropic material we need 9 number of independent elastic constant, and for non isotropic या anisotropic मटेरियल वी नीड 21 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। मतलब कि ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करने के लिए अपन को 9 इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत होती है, और एन आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक उसके लिए अपन को 21 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे 3 इलास्टिक कांस्टेंट है जो अपन को बहुत ही जरूरी होते हैं। क्या होता है, एक तो पहला है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सेकंड होता है आपका शियर मॉडुलस, इसको आप जी से डिनोट करते हो, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, तो टो अपॉन में फाई। तीसरा है बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम मॉडुलस, इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी। और चौथा है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन, माइनस के लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 0 to 0.5 तक होती है, और अगर इसकी यूनिवर्सल लिमिट पूछे तो -1 to 0.5 तक होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज दैट स्ट्रेन अलोंग विच फोर्स और स्ट्रेस इज अप्लाइड, मतलब लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल स्ट्रेस वो होती है, स्ट्रेन वो होती है जिस डायरेक्शन में आपका लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसकी यूनिवर्सल लिमिट -1 to 0.5। अब डिफरेंट मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू डिफरेंट होती है। कॉर्क की 0, ग्लास की 0.05, कंक्रीट की 0.1 to 0.2, इलास्टिक मटेरियल 0.25 to 0.42, प्योर रबर 0.48 to 0.5 एंड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल 0.5, ठीक है। इसके इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपकी ये यूनिवर्सल लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम होती है 0 to 0.5 और यूनिवर्सल होती है -1 to 0.5। अब आपके इनके बीच में रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। ई क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के क्या है बल्क मॉडुलस, म्यू क्या है पॉइजनस रेशियो। तो E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, या फिर E इज इक्वल टू 2G 1+ में म्यू, 2G 1+ में म्यू। सिंपली इसको E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू इज इक्वल टू 2G 1+ म्यू। ये बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाता है। और इनको सेम इनका रिलेशन है, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन में 3K प्लस में G, या फिर म्यू इज इक्वल टू 3K - 2G अपॉन में 6K + 2G। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।